नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद, जिसको हमने इससे पूर्व के वीडियो में प्रारंभ किया था। और उस वीडियो में हमने भारत में किस प्रकार जो अंग्रेजी शासन उपनिवेशवाद के नाम पर आया और उसके प्रतिकार के रूप में भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति किस प्रकार भावनाएं खड़ी हुई, और इसी पूरे समय में जो हमारे आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का जो समय था, उस समय महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं अपने सत्याग्रह के विचार के साथ, और उस सत्याग्रह के प्रयोग के रूप में वो 1917 और 18 में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद इन क्षेत्रों पर अपने कुछ प्रारंभिक सत्याग्रह के प्रयोग करते हैं। और उनके सफल होने के कारण से उनकी एक इच्छा रहती है कि संपूर्ण देश भर में कोई एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाए, और उस जन आंदोलन के लिए वो देश भर में निकलते हैं। 1920 में खिलाफत आंदोलन को सहयोग की घोषणा होती है। साथ ही साथ दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जनवरी 1921 से संपूर्ण देश भर में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये एक साथ चलाए जाएंगे। देश भर में 1921 में प्रारंभ हुए इस असहयोग आंदोलन से संपूर्ण देश भर के लोग जुड़े, लेकिन इससे जुड़ने वाले विभिन्न जो वर्ग थे संपूर्ण देश भर के, उन सभी वर्गों के लिए आजादी के मायने अलग अलग थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों से जो तकलीफ उन्हें हो रही थी, जो समस्या, जो परेशानियां उन लोगों को हो रही थी, वो सबकी अलग अलग थी। और इसलिए उनके लिए स्वतंत्रता के मायने और असहयोग के अंदर भाग लेने के तरीके वो सबके अपने अपने थे। इस वीडियो में हम इस अध्याय का जो दूसरा भाग है, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, इसमें हम उन्हीं वर्गों के बारे में पढ़ेंगे जो समाज के अलग अलग वर्ग भारत के अलग अलग कोने में रहते थे, और वो इस असहयोग आंदोलन में किस प्रकार जुड़े, असहयोग आंदोलन से उनका मतलब क्या था, उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या था, और उन्होंने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना सहयोग किया, उसको हम देखेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले विभिन्न वर्गों में सबसे पहला जो वर्ग था, एक बात और यहां पर हम क्लियर कर लें कि ये जो विभिन्न वर्ग थे जिन्होंने इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया, उनको हमने दो प्रकार से विभाजित किया है। एक वर्ग तो शहरी वर्ग था जो शहरों में निवास करते थे, और दूसरा जो वर्ग जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिए वो वर्ग गांवों में निवास करने वाले थे। तो पहले हम शहरी क्षेत्रों में जो वर्ग थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्ग शहरों में था, वो था शहरी मध्य वर्ग। शहरी मध्य वर्ग में कौन लोग थे? तो विद्यार्थी, शिक्षक, वकील। हम सब जानते हैं इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा कि इस असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों में उपाधियां लौटानी थी, उसके बाद जो भी सरकारी क्षेत्र था, सरकारी संस्थाएं थी, उसको त्यागना था। और इसलिए शहरी मध्य वर्ग के जो ये विद्यार्थी थे जो पढ़ रहे थे सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में, उन्होंने स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार कर दिया, सरकारी स्कूल और कॉलेज में जाने से मना कर दिया असहयोग आंदोलन के समर्थन में। इसी प्रकार जो लोग पढ़ा रहे थे शिक्षक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में सरकारी स्कूल कॉलेजेस में, उन्होंने अपनी नौकरियां वहां पर छोड़ दी, और भी कई सरकारी कार्यालयों में लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। जो वकील थे, जो ब्रिटिश न्यायालयों में वकालत किया करते थे, उन्होंने अपनी वकालत करना छोड़ दिया। यह शहरी मध्य वर्ग द्वारा असहयोग आंदोलन में इस प्रकार भाग लिया गया। शहरों में दूसरा जो वर्ग था वो था राजनीतिक दल। अलग अलग प्रकार के जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भी असहयोग आंदोलन के समर्थन में जो चुनाव होने थे, उस समय की जो संस्थाएं थी, ब्रिटिश संस्थाएं, उन संस्थाओं के चुनाव को, काउंसिल के जो चुनाव होने थे, उन चुनावों का उन्होंने बहिष्कार किया असहयोग आंदोलन के समर्थन में। लेकिन इसमें केवल अपवाद रही जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। मद्रास की जो जस्टिस पार्टी नाम का एक राजनीतिक दल था, उसने इस असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। उन्होंने होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना स्वीकार नहीं किया। यहां पर एक प्रश्न जन्म लेता है कि जब सभी राजनीतिक दल असहयोग आंदोलन के समर्थन में होने वाले चुनावों का बहिष्कार कर रहे थे, जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास ने
उस बहिष्कार में हिस्सा नहीं लिया, ऐसा क्यों? जस्टिस पार्टी ने आखिर असहयोग आंदोलन में और उस समय होने वाले जो चुनाव थे उस चुनावों के बहिष्कार में भाग क्यों नहीं लिया? तो ये बिल्कुल साफ सुथरी बात ये थी कि ये दक्षिण राज्यों में दक्षिण भारत की एक पार्टी थी। इनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स जो चुनाव कराने जा रहे हैं उन चुनावों में जीतकर जब ये लोग आएंगे सत्ता में तो उन्हें ब्राह्मणों के समान ही अधिकार प्राप्त होंगे। अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि ब्राह्मणों से इस जस्टिस पार्टी का क्या संबंध था? तो ये क्लियर कर लीजिए, जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास जो थी वो गैर ब्राह्मणों का एक राजनीतिक दल था। गैर ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणों को छोड़कर वहां की जो जिनको आज हम एससी जातियां कहते हैं, इस प्रकार की जातियों का प्रतिनिधित्व उस पार्टी में था, इस जस्टिस पार्टी में था। इसलिए उनको लगता था कि ये जो अंग्रेज चुनाव करवा रहे हैं, ये अंग्रेज निकायों के चुनावों में अगर ये जस्टिस पार्टी जीतती है तो उनको जो अधिकार अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त होंगे उसके द्वारा वो ब्राह्मणों के समान ही हो जाएंगे, यानी कि जो अधिकार केवल समाज में ब्राह्मणों को प्राप्त है उसी प्रकार की स्थिति जस्टिस पार्टी के द्वारा गैर ब्राह्मणों को भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा करवाए जाने वाले चुनावों का बहिष्कार करने से इनकार कर दिया और असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने भाग नहीं लिया। तीसरा जो शहरी वर्ग था वो था व्यापारिक समूह। व्यापार करने वाला जो बिजनेसमैन मर्चेंट्स लोगों का जो समूह था उसने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया? तो इस बात को अलग तरीके से भी हमारे प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग के क्या मायने थे? आर्थिक क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के मतलब या असहयोग आंदोलन के क्या मायने थे, स्पष्ट कीजिए। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है या सीधा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, व्यापारिक समूहों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया या व्यापारिक समूहों के लिए असहयोग का क्या मतलब था? तो हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से व्यापारिक समूहों के बारे में पढ़ते हैं। विदेशी सामानों का बहिष्कार करना। आर्थिक क्षेत्र में असहयोग का मतलब था जो कुछ भी अंग्रेजों द्वारा बनाकर भारत में बेचा जा रहा है उन अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करना। शराब की दुकानों की पिकेटिंग करना। अब पिकेटिंग को मैंने यहां ब्लू वर्ड्स में लिखा है क्योंकि ये एक छोटा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हमको जानना चाहिए। एक नंबर का प्रश्न भी हमारे लिए बन सकता है, पिकेटिंग से क्या अर्थ है? तो पिकेटिंग का मतलब ये किसी भी विरोध को करने का इस प्रकार का एक तरीका है जिसमें जो दुकानें हैं, जो व्यापारिक केंद्र हैं, उन केंद्रों तक जाने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों को इस विरोध के तरीके में रोक दिया जाता है। यानी कि जिन रास्तों का उपयोग करके कोई शराब की दुकानों तक पहुंच सकता है उन रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के पिकेटिंग विरोध दर्ज करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें दुकानों, बाजारों तक पहुंचने के मार्ग जो हैं उन मार्गों को बंद कर दिया जाता है। तो इस असहयोग आंदोलन में शराब की जो दुकानें थी उन दुकानों की पिकेटिंग की गई, अर्थात उनके मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया। साथ ही साथ विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। यह तो बहुत पुराना तरीका था। 1905 में जब बंगाल के विभाजन का देश भर में आंदोलन चला उस समय क्रांतिकारियों ने भी इस प्रकार का स्वरूप व्यक्त किया था। विदेशी सामानों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। असहयोग आंदोलन में भी विदेशी जो कपड़ा था जो मिलों से बनकर आता था उसको जलाया गया, जगह जगह पर उनकी होली जलाई गई। और ये विदेशी कपड़ों के जो क्षेत्र था, जो वस्त्रों के बीच का जो क्षेत्र था, उसमें तो इस असहयोग आंदोलन का बड़ा एक प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के साथ साथ ही जो भारत में हाथ से निर्मित जो कपड़ा था उस कपड़े की मांग समाज में बढ़ने लग गई और खादी और हस्तकरघा जो उद्योग था उससे बने हुए कपड़ों की मांग भारतीय समाज में बढ़ी। और ये साफ साफ शो भी होता है इस आंकड़े में। 1921 से 22 के बीच का ये जो एक साल था, इस एक ही साल में विदेशी कपड़े का जो व्यवसाय था वो 1/2 यानी कि आधा रह गया। 1921 से पूर्व भारत में विदेशी कपड़े का कुल व्यापार 120 करोड़ का था, जो इस आंदोलन में जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया उसके कारण से वह व्यापार घटकर केवल 57 करोड़ का ही रह गया। यानी कि जो 120 करोड़ रुपयों का सूती वस्त्र उद्योग या भारत के वस्त्र मार्केट में जो अंग्रेजों द्वारा बना हुआ कपड़ा 120 करोड़ का बिकता था असहयोग आंदोलन के पूर्व, वो इस एक साल के अंदर अंदर आधा रह गया वो व्यापार
और केवल 57 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि एक बहुत बड़ा घाटा अंग्रेजों को इस असहयोग आंदोलन के कारण से आर्थिक क्षेत्र में उठाना पड़ा। साथ ही साथ भारत का जो हाथ से बना हुआ कपड़ा था, जो हथकरघा उद्योग था, उसका उत्पादन भी बढ़ने लगा था। लोग खादी को पहनने लगे थे। वास्तव में तो असहयोग आंदोलन के जो बहुत सारे प्रतीक थे उसमें से ही एक प्रतीक बन गई खादी का कपड़ा पहनना, खादी का वस्त्र पहनना। लेकिन यह सारा आंदोलन शहरी क्षेत्र में बढ़ा। अलग अलग जो शहरी क्षेत्र के समूह थे उन समूहों में यह आंदोलन कुछ समय तक बहुत तीव्र गति से, बहुत व्यापक स्वरूप इसने प्राप्त कर लिया। लेकिन थोड़े ही समय बाद जैसे आंदोलन चलकर बढ़ने लगा, गति पकड़ने लगा, थोड़े ही समय बाद शहरों में जो अर्बन एरियाज हैं उन शहरों के अंदर इस असहयोग आंदोलन की गति जो है वो धीमी हो गई। शहरों में असहयोग आंदोलन की गति के धीमे होने के क्या कारण थे, इस प्रकार का प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आ सकता है। शहरों में असहयोग आंदोलन के गति कम होने का क्या कारण था, तो उसके दो बड़े कारण समझ में आते हैं। पहला, एक तो खादी का जो कपड़ा था वह अंग्रेजी मिलों में निर्मित कपड़े से महंगा था, क्योंकि खादी का जो कपड़ा था वो हाथ से बनाया जाता था। हाथ से बनाने पर मेहनत अधिक लगती थी और समय भी अधिक लगता था, और इसलिए उसकी जो कीमत है वह कीमत मार्केट में ज्यादा होती थी। दूसरी तरफ जो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ कपड़ा मिलों से बनाकर लाया जा रहा था, अंग्रेजों के पास तो मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़े बड़े कारखाने थे, जहां पर एक बार में सैकड़ों हजारों कारीगरों द्वारा जितना कपड़ा हाथ से बनाया जाता है, एक घंटे में उतना प्रोडक्शन, एक दिन में उतना प्रोडक्शन अंग्रेज कंपनियां कर लिया करती थी। इसलिए जब मास लेवल पर वो कपड़ा प्रोडक्शन करते थे तो उनकी जो कॉस्ट है, उनका जो कपड़े का मूल्य है, वो भारत में हाथ द्वारा बनाए जा रहे कपड़े की तुलना में बहुत कम होता था, और इसलिए भारत का खादी महंगा था और अंग्रेजों द्वारा बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा कपड़ा सस्ता पड़ता था। और भारत का जो गरीब वर्ग था, जो कमजोर आर्थिक स्तर के जो लोग थे, उनके लिए खादी पहनना यह बहुत ज्यादा कॉस्टली था, बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए ज्यादा समय तक जो खादी को एक विकल्प के रूप में, अंग्रेजी कपड़े के विकल्प के रूप में बनाए रखना, यह भारतीय समाज के लिए शहरों में संभव नहीं हो सका। खादी की स्थिति आज भी ऐसी ही है। आज भी हम खादी के कपड़े लेने जाते हैं तो वो थोड़े महंगे पड़ते हैं अन्य की तुलना में, कारण हाथ से बनाए जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी उनकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है। तो वही कारण रहा कि विदेशी वस्त्रों का बाइकाट तो कर रहे थे, लेकिन विदेशी वस्त्रों को छोड़ेंगे तो अपना कुछ चाहिए भी तो सही विकल्प। तो जो खादी का कपड़ा भारतीय विकल्प था वो अंग्रेजों के कपड़े की तुलना में ज्यादा महंगा था, इसलिए धीरे धीरे ये विरोध कमजोर होने लग गया। शहरों में इस असहयोग आंदोलन की गति धीमे होने का जो दूसरा कारण था वो था वैकल्पिक भारतीय संस्थानों का अभाव। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़े थे, शिक्षकों ने अपनी नौकरियां छोड़ी थी, वकीलों ने अंग्रेजी न्यायालयों में जाकर वकालत करना छोड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ शहरों में समस्या एक खड़ी हो गई कि ये जो संस्थाओं का बहिष्कार भारतीय शहरी वर्ग कर रहा था, उन संस्थानों के विकल्प, भारतीय विकल्प, वह भारत में निर्मित होने की उनकी जो गति थी वह बहुत कम थी। हम अंग्रेजों के जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उनको भारतीय विद्यार्थियों ने छोड़ तो दिया था, लेकिन भारत के द्वारा स्थापित किए गए स्कूल, कॉलेज, ये संस्थाएं विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं थी। यही स्थिति उन प्राध्यापकों की, शिक्षकों की थी। उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ तो दी थी, लेकिन विकल्प के रूप में कोई नई संस्थाएं जो निर्मित हो रही थी उनकी गति बहुत कम थी। इस कारण से ज्यादा समय तक ये विद्यार्थी, शिक्षक और ये जो वकील, शहरी क्षेत्र के जो मध्यवर्गीय लोग थे, वो बहुत ज्यादा समय तक इस असहयोग आंदोलन को चला नहीं पाए और मजबूर होकर विद्यार्थियों को वापस स्कूल कैंपस में जाना पड़ा, कॉलेज कैंपस में जाना पड़ा। शिक्षकों को वो नौकरियां वापस ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा विकल्प नहीं था, और शहरों में इस प्रकार ये आंदोलन धीमा पड़ता चला गया। ये शहरों की जैसी स्थिति गांवों में भी अलग अलग वर्गों के लिए इस असहयोग आंदोलन और इस स्वतंत्रता का अलग मायना था। देखते हैं हम गांवों के अंदर ये जो हमने उदाहरण लिए हैं, ये हमारी इस अध्याय के अंदर आई जो जानकारियां हैं उसके आधार पर हम हमारे सिलेबस के बेस पर जितनी चीजें आई हैं उन्हीं को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और ये उदाहरण के रूप में कुछ वर्ग हैं जिनको हमने
पढ़कर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के समय जो अलग अलग वर्ग उसमें भाग ले रहे थे, उन सब के लिए स्वतंत्रता का मतलब अलग अलग था और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उनके तरीके भी वह अलग अलग थे। तो गांवों में किस प्रकार था, तो एक हमारा अवध के किसानों के बीच में एक आंदोलन खड़ा हुआ। अवध में जो ये किसानों का आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया सन्यासी बाबा रामचंद्र ने। तो परीक्षा में सन्यासी बाबा रामचंद्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है, इसलिए अवध में किसान आंदोलनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या अवध में असहयोग आंदोलन का स्वरूप क्या था इसे बताइए, या फिर बाबा रामचंद्र जो थे उनके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसी भी प्रकार का प्रश्न बनकर हमारे सामने आ सकता है, इसलिए उन सबको समेटते हुए मैं अवध के किसान आंदोलन की चर्चा आपसे कर रहा हूं। अवध के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया सन्यासी बाबा रामचंद्र ने। ये सन्यासी बाबा रामचंद्र स्वयं जो थे वह फिजी के अंदर गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करके आए थे। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने उसको रेड कलर में अलग से आइडेंटिफाइड किया है। गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक जो शासन काल था, जो अंग्रेजों का गुलामी काल था, उस समय वो भारत से बहुत सारे मजदूरों को यहां से लेकर और अफ्रीकी जो देश थे, फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज, इन सब देशों के अंदर वो यहां से पकड़कर मजदूरों को ले जाया करते थे और वहां उनसे बेगार करवाया करते थे। तो इस प्रकार से ये जो लोग यहां से निकलकर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत उन दक्षिण अफ्रीकी देशों के अंदर ले जाए जाते थे, उन लोगों के लिए एक शब्द इस्तेमाल हो गया गिरमिटिया। तो ये गिरमिटिया शब्द भी किस प्रकार निकला, तो क्योंकि ये एग्रीमेंट के तहत जाते थे, ये लेबर जो जाती थी वो एग्रीमेंट के तहत वहां जाती थी, तो वो एग्रीमेंट शब्द वहां के लोकल लोगों को उसको बोलना, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो पाता था, इसलिए उस एग्रीमेंट के लिए शब्द इस्तेमाल हो गया गिरमिटिया। एग्रीमेंटिया, एग्रीमेंट से गिरमिटिया, यह शब्द अपभ्रंश के कारण से उत्पन्न हुआ और फिर ऐसे एग्रीमेंट के तहत जो लोग उन अफ्रीकी देशों में ले जाए गए, जो मजदूर अफ्रीकी देशों में ले जाए गए, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा गया। अंग्रेजी में इस गिरमिटिया मजदूर के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ इंडेंचर लेबर। तो बाबा रामचंद्र जो थे वो स्वयं भी यहां से अंग्रेजों के द्वारा ले जाए गए थे इंडेंचर्ड लेबर के रूप में। कुछ समय वहां काम करके वो वापस लौटे और उन्होंने अवध के अंदर ये जो किसान आंदोलन हुआ, इस किसान आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। अवध के किसानों ने आंदोलन क्यों किया था, तो वहां के जो तालुकदार थे और जो जमींदार थे, उन जमींदारों के खिलाफ अवध के किसानों ने आंदोलन किया था। क्यों? क्योंकि एक तो बेहिसाब लगानों में वृद्धि इन जमींदारों के द्वारा की गई थी। जब मर्जी पड़े तब नए टैक्सेस, नए करों को किसानों के ऊपर लाद दिया जाता था और इन करों और लगानों से परेशान तो किसान थे ही, साथ ही साथ उनके जो पट्टे थे, पट्टे क्या होते हैं, जमीन पर मालिकाना हक के लिए पट्टा आवश्यक है। आज भी हम जहां रहते हैं उस स्थान का हमको पट्टा मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो पट्टा है वह अनिश्चित था, कुछ समय के लिए दिया जाता था, बाद में उसे वापस निरस्त कर दिया जाता था। तो बार बार उस पट्टे को बदला जाता था और ऐसा क्यों किया जाता था, ताकि किसानों का अपनी जमीन पर अधिकार नहीं हो सके, पक्का अधिकार किसान अपनी जमीनों पर नहीं कर सके। इसके लिए जमींदार लोग उनके पट्टे को बार बार बदलते रहते थे, क्योंकि अगर एक ही जमीन पर किसान का लंबे समय तक अगर पट्टा मिलता रहता है तो बाद में किसान उसका मालिक हो सकता था, इसलिए उनके पट्टों को बार बार बदल दिया जाता था, जमीन पर उनका मालिकाना अधिकार नहीं होने दिया जाता था। इन सब कारणों से साथ ही साथ बेगार की एक प्रथा वह भी शुरू हो गई थी। बेगार को भी मैंने ब्लू पेन से लिखा है, क्योंकि ये बेगार शब्द भी एक नंबर का प्रश्न बनकर हमारे सामने आ सकता है। बेगार से आप क्या समझते हैं? तो बेगार एक ऐसी व्यवस्था जहां जमींदारों के द्वारा बिना पारिश्रमिक दिए, वेतन कुछ नहीं दिया जाता था, और बिना वेतन दिए ही मजदूरों से जो काम करवाया जाता था, उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ बेगार। तो ये बेगार भी उनसे करवाई जाने लगी, बिना पारिश्रमिक दिए किसानों से काम करवाया जाने लगा। इन सब चीजों ने अवध के किसानों को जमींदारों और तालुकदारों
का विरोध करने को प्रेरित किया। और क्योंकि देश में असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, तो अवध के किसानों के लिए उनकी स्वतंत्रता का मायना अंग्रेजों से आजादी नहीं थी। अवध के किसान तो अपने ऊपर जुल्म करने वाले वो जो जागीरदार लोग थे, उन जागीरदारों से ही स्वतंत्रता चाहते थे। और इसलिए अवध में ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये किसान आंदोलन चल ही रहा था। उसी समय जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू, पिछले वीडियो में हमने देखा महात्मा गांधी और शौकत अली ये अपने आंदोलनों के लिए जन समर्थन निकलने के लिए पूरा देश के प्रवास पर निकले। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू भी जून 1920 में अवध पहुंचे और यहां अवध में आकर सन्यासी बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग, इन सब लोगों ने मिलकर एक अवध किसान सभा नाम के एक संगठन का निर्माण किया। अवध किसान सभा, जिन्होंने मिलकर किसानों की जो मांगे थी उनके लिए इस अवध किसान सभा को आंदोलन करना था। लेकिन कांग्रेस चाहती तो थी कि यह अवध किसान सभा इस पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व करे और कांग्रेस इसका समर्थन करे, लेकिन इस अवध किसान सभा और इस अवध का ये जो किसान आंदोलन है, इसमें ये एक तरीके से उग्र होने लगा और इसने इन ताल्लुकदारों और जमींदारों के बंगलों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। एक हिंसक स्थिति जब इस आंदोलन की हो गई तो उसे कांग्रेस ने समर्थन देना बंद कर दिया। इस प्रकार अवध का यह किसान आंदोलन चल रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में ही दूसरा एक जो उदाहरण हमारे सामने आया है असहयोग आंदोलन में भाग लेने का, वो था आंध्र प्रदेश में जनजाति विद्रोह। आंध्र प्रदेश के अंदर जो जंगलों का क्षेत्र था, जो वन क्षेत्र था जिसमें जनजाति निवास करती थी, उन जनजाति के लोगों के लिए स्वतंत्रता का अपना एक अलग मायना था। वो क्या मानते थे, तो उनकी परेशानी क्या थी, 1920 के दशक में ये जो गुडेम की पहाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, गुडेम की ये पहाड़ियां, इन पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन ये प्रारंभ हो गए। गुरिल्ला आंदोलन मतलब क्या, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति ये छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा निर्मित की गई एक विशेष युद्ध पद्धति थी, जिसमें सामान्य दिनों में ये जो क्रांतिकारी उपद्रवी जो लोग थे वो पहाड़ों के अंदर छिपे रहते थे और जिस समय उनको हमला करना होता था उस समय वो पहाड़ों के बीच में से निकल कर आते थे और हमला करते थे, हमला करके वापस पहाड़ों में भाग जाया करते थे। तो ये जो स्थिति थी इसको गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो ये जो आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो जनजातीय लोग थे, इन्होंने जो विद्रोह किया उस विद्रोह को गुरिल्ला आंदोलन की पद्धति से इन्होंने चलाया। ये सरकारी बिल्डिंगों, सरकारी जो पुलिस थाने हैं, सरकारी कार्यालयों के ऊपर हमला करते थे और वापस भाग जाया करते थे जंगलों में, इसलिए इसको गुरिल्ला आंदोलन कहा गया। आंध्र प्रदेश का ये जो जनजाति समूह था यह विद्रोह कर क्यों रहा था, इनको किससे समस्या थी, इनकी परेशानियां क्या थी, इसको समझ लीजिए। अंग्रेजों ने जंगलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजों ने यह स्पष्ट किया था कि ये जो जंगल के क्षेत्र हैं उसके अंदर जो टिम्बर है, लकड़ी है, उस लकड़ी का उपयोग अंग्रेज अपने कामों को पूरा करने के लिए लेते थे और जंगलों से जो भी सामग्री थी उसको रॉ मटेरियल के रूप में अंग्रेज यहां से लेकर और विदेशों में भेजते थे और वहां से प्रोडक्ट बनाकर भारतीय मार्केट में वो बेचते थे। और इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, जंगलों पर बिना ब्रिटिश अनुमति के घूमने पर पाबंदी लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। और वो जो जनजाति लोग थे वो तो वर्षों वर्ष से उन्हीं जंगलों में रह रहे थे, वो जंगल ही तो उनका प्राकृतिक आवास था। तो अंग्रेजों ने उस जंगलों में प्रवेश करने की, वहां अपने मवेशियों, अपने जानवरों को चराने की, ये जो सब प्रकार की उनकी गतिविधियां थी, उन गतिविधियों को अंग्रेजों ने पाबंदी लगाकर बंद करवा दिया। और ये जब जंगलों में प्रवेश की पाबंदी इन जनजाति लोगों के लिए लग गई तो इससे ना केवल उनकी रोजी रोटी चली गई, उनका जो रोजगार था, उनके पेट भरने के जो साधन थे वो चले गए इस पाबंदी से, बल्कि इसके साथ ही साथ उनको लगा कि उनके जो परंपरागत अधिकार हैं वो अधिकार भी उनसे छीन लिए गए। क्योंकि शताब्दियों से ये जनजातियां उन गुडेम की पहाड़ियों पर रह रहे थे, उनकी जो परंपराएं थी, उनकी जो संस्कृति थी, वो सब चीजें उन जंगलों से रिलेटेड थी। और जब इन जंगलों में ही प्रवेश करने पर पाबंदी ब्रिटिशर्स ने लगा दी तो इससे गुस्सा फूट गया उन जनजाति क्षेत्र के लोगों का। और ये गुस्सा और अधिक तब बढ़ गया
जब जंगलों के बीच में सड़क निर्माण का काम ब्रिटिशर्स करवाने लगे, सड़कें बनाने का काम जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, तो उन जनजाति के लोगों से भी बेगार, बिना पारिश्रमिक के उनको मजदूर के रूप में उपयोग करना भी जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने चालू कर दिया। इसके कारण से आंध्र प्रदेश के ये जो जनजाति लोग थे, ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने ये गुरिल्ला आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दिया। इस संपूर्ण गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था, वो नेतृत्व करता था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू भी एक दिलचस्प व्यक्तित्व थे, बहुत जबरदस्त एक व्यक्तित्व था अल्लूरी सीताराम राजू का। उनको कई प्रकार के वो दावा किया करते थे कि कई प्रकार की कलाएं, कई प्रकार के जिसको लोग मैजिक कहते थे, जादू कहते थे, वो सब चीजें वो किया करते थे। खगोलीय जो पिंड हैं, जो ग्रहों की गति है, उन गति को वो मेजरमेंट करके कई प्रकार के भविष्यवाणी करने की क्षमता उनके अंदर थी। कई बीमारियों का वो इलाज करना जानते थे और इस कारण से लोग उनको ईश्वर का अवतार समझते थे। इसे भी आप एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करना चाहिए आपको, इसलिए मैं इसे अल्लूरी सीताराम राजू को अलग से आप लोगों को बता रहा हूं। तो अल्लूरी सीताराम राजू को लोग ईश्वर का अवतार मानते थे। क्यों? क्योंकि वो खगोलीय पिंडों की गणना करना जानते थे, उसके कारण से कुछ भविष्यवाणी करते थे। जो अस्वस्थ लोग थे, उन अस्वस्थ लोगों को वो ठीक कर देते थे, अपने अनुभव के आधार पर करते होंगे या कैसे भी, लेकिन लोग उसे चमत्कार मानते थे और वो अपने लिए दावा करते थे कि गोली भी उनके शरीर पर कोई असर नहीं कर सकती। इन सब कारणों से अल्लूरी सीताराम राजू को वहां आंध्र प्रदेश का जो जनजातीय समुदाय था, वो एक ईश्वर का अवतार मानता था। ये अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी की बहुत प्रशंसा किया करते थे, उनसे बहुत इंप्रेस्ड थे। महात्मा गांधी की जो गतिविधियां थी उनकी इनको पूरी जानकारी थी और इनसे प्रभावित भी थे। और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ही उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है उसका भी सहयोग किया और असहयोग आंदोलन में जो खादी पहनने और शराब छोड़ने का आग्रह था, वो भी सीताराम राजू ने उन जनजातीय क्षेत्रों के बीच में किया। बड़ी संख्या में लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने का आग्रह अल्लूरी सीताराम राजू किया करते थे, महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर। वो महात्मा गांधी से प्रेरित तो थे, लेकिन साथ ही साथ उनका अपना एक दावा भी था, उसे भी आप सब लोग समझ लीजिए। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हुए भी अल्लूरी सीताराम राजू का अपना एक दावा था जो महात्मा गांधी से बिल्कुल उलट था। अल्लूरी सीताराम राजू का दावा था कि भारत को जो स्वतंत्रता मिलनी है, भारत को जो आजादी मिलनी है, वह आजादी अहिंसा के प्रयोग से नहीं बल्कि बल प्रयोग से आजादी प्राप्त होगी। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी से के प्रशंसक होने के बावजूद भी वो दावा किया करते थे कि अहिंसा से भारत को आजादी प्राप्त नहीं हो सकती, भारत को आजादी प्राप्त होगी बलपूर्वक। जब शक्ति दिखाएंगे भारतीय लोग, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, तभी वो ब्रिटिशर्स लोगों से स्वतंत्र हो सकते हैं। ये महात्मा गांधी के समर्थक होने के बावजूद भी उनका अपना एक दावा था और इसीलिए उन्होंने संपूर्ण आंध्र प्रदेश के इन गुडेम की पहाड़ियों में ये जो गुरिल्ला आंदोलन चला, उस आंदोलन का लगातार वो नेतृत्व करते रहे और उनके नेतृत्व में ये जनजातीय लोग सरकारी कार्यालयों पर हमला करना, पुलिस कर्मियों पर हमला करना, ब्रिटिश अफसरों पर हमला करना, इस प्रकार के काम करते थे और ये आंदोलन पूरे गुडेम की पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन के रूप में चलता रहा। और इस कारण से अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। अगला जो वर्ग है वो है असम में बागानी मजदूर। असम के अंदर हम सबको जानकारी है कि असम में चाय के बागान हैं और उन चाय के बागानों में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है बागानी मजदूर। तो जैसे अंग्रेजों ने जंगलों के अंदर जाने की पाबंदी लगाई थी जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए ही, वैसे ही भारत के जो बागान थे उन बागानों पर भी अंग्रेज कंपनियों का ही राज था। अंग्रेजी कंपनियां ही उन बागानों के मालिक बन सकते थे और इसलिए असम के जो बागानी मजदूर थे, उन बागानी मजदूरों की अपनी समस्या थी और उनके लिए स्वतंत्रता के अपने मायने थे। कैसे? तो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, इस कानून का नाम और इस कानून में क्या था इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 1 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ सकता है इस प्रकार कि बागानी मजदूरों को किस कानून के तहत
बागानों में काम पर रखा जाता था, तो उसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इसके तहत देश भर में से जो अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग थे उनको वहां से लाकर और असम के बगीचों में काम करवाने के लिए छोड़ा जाता था। लेकिन एक बार इस कानून के तहत जो मजदूर अपना गांव छोड़कर असम के उन बागानों में आ जाते थे, वो बागानों की सीमाओं से बाहर नहीं निकल सकते थे अपनी मर्जी से। बागान से बाहर निकलने के लिए उन्हें अंग्रेजों की अनुमति लेनी आवश्यक होती थी, और यह अनुमति विरले ही मिलती थी। किसी को मिल जाए तो उसका भाग्य है, वरना एक बार उन असम के बागानों में काम करने के लिए जाने के बाद वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। और इसलिए वर्षों वर्षों बीत गए उन मजदूरों के अपने गांव की शक्ल देखे हुए, जो इस कानून के तहत असम के जंगलों में आ गए थे। कानून का नाम वापस बोल रहा हूं, आप इसको याद रखिए, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इस कानून के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों को उठाकर असम के बागानों में काम करने के लिए लाया गया था। और इस कानून में क्या था कि एक बार जो मजदूर उन बागानों के अंदर आ जाते थे वो बिना इजाजत बाहर नहीं जा सकते थे। और ऐसी स्थिति में इन असम के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के कानों में जब देश भर में चल रहे इस असहयोग आंदोलन की खबरें पहुंची, उस असहयोग आंदोलन के बारे में जब इन मजदूरों ने सुना तो इनके मन की आकांक्षाएं भी जाग गईं। उनको भी लगने लगा कि अब असहयोग आंदोलन के बाद जब ये असहयोग आंदोलन सफल हो जाएगा तो देश में क्या आएगा, देश में गांधी राज आएगा। और ये जो गांधी राज देश में आएगा, इस गांधी राज में उन सब बागान के मजदूरों को अपने अपने गांव में जमीनें मिल जाएंगी। गांधी राज में सबको अपने गांव में जमीन दे दी जाएगी, काम मिल जाएगा। इसलिए इस उम्मीद से वो भी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, असहयोग आंदोलन में सहभागी हो गए, और उन्होंने अपने जो अधिकारी थे उनकी अवहेलना करना चालू कर दिया। उनकी बात को नहीं मानना स्वीकार किया, उसको इग्नोर करना स्वीकार किया और बागानों में असहयोग करना शुरू कर दिया। ये लोग निकलकर वहां से भागने की कोशिश भी उन्होंने की, क्योंकि वो जो कानून था वो कानून तो इनको बागानों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता था। लेकिन असहयोग आंदोलन में तो ब्रिटिश कानूनों को सहयोग करना ही नहीं था, और इसलिए वो उन बागानों से भागकर निकल आए। लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि रेलवे स्टेशनों और बस के लिए जब वो स्टेशनों तक पहुंचे तो वहां पहुंचने से पहले पहले ही अंग्रेज सैनिकों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और बहुत बुरी तरीके से उनको पीटा गया। वो उन बागानों की सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाए। ये आसाम के बागानी मजदूर जिनके लिए स्वतंत्रता का मायना ही ये था कि उन बागानों की सीमाओं से मुक्त होकर उन्हें अपने गांव में वापस लौटना था, लेकिन वो नहीं लौट पाए। तो ये 6 प्रकार के वर्ग जो हैं वो इसलिए हमारे इस अध्याय में आए हैं ताकि इनके माध्यम से हम ये जान सकें कि जिस समय ये असहयोग आंदोलन देश भर में चला उस समय अलग अलग जो वर्ग थे उन अलग अलग वर्गों के लिए भारत की स्वतंत्रता का मतलब अलग अलग था। और इस असहयोग आंदोलन के अंदर जुड़ने, इस असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लेने के उनके तरीके जो थे वे तरीके भी अलग अलग थे। लेकिन इन संपूर्ण वर्गों के अंदर ये जो असहयोग आंदोलन 1921 जनवरी में प्रारंभ हुआ था बहुत प्रचंड रूप में फैला। महात्मा गांधी की अपेक्षा के अनुसार संपूर्ण देश में असहयोग आंदोलन की एक लहर दौड़ गई। भारत का बच्चा बच्चा असहयोग आंदोलन में सहभागी होने लगा। भगत सिंह जैसे जो लोग थे जो उस समय बहुत छोटी आयु में थे, वो लोग भी इस असहयोग आंदोलन के पीछे जुड़ गए। महात्मा गांधी का जो नाम था वो महात्मा गांधी का नाम ही स्वतंत्रता का पर्याय बन गया। लेकिन इसी दौरान एक घटना घटी जिसको हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं चोरी चोरा कांड के नाम से। इस दूसरे भाग के बिल्कुल अंत में एक तस्वीर छपी है जिसके नीचे इसका जिक्र आया है, चोरी चोरा कांड। यह आंदोलन देश भर में फैल रहा था और इस आंदोलन में प्रत्येक भारतीय को यह उम्मीद बन गई थी कि असहयोग आंदोलन बस अब अपनी सफलता की दहलीज पर ही है। और इसी दौरान
आज का जो उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, उस गोरखपुर जिले में एक गांव है चौरी चौरा। उस स्थान पर इसी प्रकार की एक जो आंदोलनकारी भीड़ थी, उस भीड़ ने एक पुलिस चौकी के ऊपर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में 23 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए। यह समाचार जब महात्मा गांधी के पास पहुंचा तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समाप्ति की घोषणा कर दी, इस आंदोलन को वापस ले लिया, यह कहते हुए कि मैं असहयोग आंदोलन को हिंसा के मार्ग पर नहीं बढ़ने देना चाहता, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन की कल्पना पूर्णतया अहिंसात्मक तरीके से की थी। और इसलिए जब इस चौरी चौरा नाम के इस स्थान पर यह कांड हुआ जिसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और 23 पुलिस वाले मारे गए, यह समाचार जब महात्मा गांधी के पास पहुंचा तो उन्होंने 12 फरवरी को अपने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। देश भर में बहुत निराशाजनक वातावरण इसके कारण से हुआ। महात्मा गांधी की आलोचना भी हुई। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे, उनका जो संकल्प था वो संकल्प भी उसमें टूटा और वो महात्मा गांधी से नाराज भी हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी को सार्वजनिक तौर पर अभिव्यक्त भी किया। एक और चीज इसमें एक बिंदु आया था, उसको हम चर्चा करके इस विषय को समाप्त करेंगे। एक किसान आंदोलन की और चर्चा आई है इसमें, जिसका नाम है बारदोली का सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, क्योंकि ये पाठ के मूल भाग में नहीं था लेकिन एक शब्द के रूप में आया है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। बारदोली सत्याग्रह, यह गुजरात के अंदर जो बारदोली के जो किसान थे, उन किसानों के लिए किया गया एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने, जो बाद में भारत के गृह मंत्री बने, प्रथम गृह मंत्री। कब हुआ यह आंदोलन? जून 1928 में हुआ। तो जून 1928 में गुजरात के बारडोली क्षेत्र के जो किसान थे, उन किसानों के हित में यह आंदोलन किया गया था। बारडोली में किसानों की मांग क्या थी? तो अंग्रेजों ने जो कर बढ़ा दिया था, उस बढ़े हुए कर को समाप्त करना, कम करना, इस मांग को लेकर यह आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह आंदोलन बारदोली सत्याग्रह के रूप में जाना गया। विशेष बात यह है इस आंदोलन की कि यह आंदोलन सफल हुआ। जो 22% से अधिक लगान कर दिया गया था, वो इस आंदोलन के कारण से वापस 6% लगभग कर दिया गया और यह आंदोलन सफल हुआ। इस आंदोलन की सफलता के बाद जो बारडोली की महिलाएं थी, उन महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यह बारदोली का सत्याग्रह है। कुल मिलाकर इस संपूर्ण अध्याय में हमने देश के अलग अलग वर्गों में, देश के अलग अलग हिस्सों में असहयोग आंदोलन और स्वतंत्रता के जो अलग अलग मायने थे, उनको समझने की कोशिश की। मिलते हैं अगले वीडियो में इस अध्याय के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।